बहुत बढ़िया यार, मजा आया। सही है ना भाई, ये 100 बार गया 400, पी आ गया 20, पी आ गया 20। अब पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल पूछा है। भाई अगर फ्रिक्शन होता तो एक्स में वेलोसिटी चेंज होती, लेकिन यहाँ पे u cos थीटा है तो एक्स में u cos थीटा ही रहेगी फाइनल वेलोसिटी भी, है ना। इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 6 है ना, यहां आ जाएगा, ये 6 कट जाएगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास को वहीं रखना है जहां वो पहले था। हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रचंड नीट सीरीज। आज हम करने वाले हैं PYQs ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लेकिन यहां पे हम सेंटर ऑफ मास के PYQs करेंगे, रोटेशन के अगली बार करेंगे, ठीक है। तो इसमें केवल सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट होंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पॉज करो और सॉल्व करो बच्चों। कम ऑन एवरीवन। अ बॉल ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद स्पीड कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी, ठीक है। तो एक बॉल है जिसका मास है 10, इट इज मूविंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, इट कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी मास। तो यहां पे है 5 kg, ये रेस्ट पर है ना, स्टेशनरी लिखा हुआ है ना। एज ए रिजल्ट द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, तो दोनों बॉडी स्टिक हो गई, तो मतलब क्या हो गया, टोटल 15 हो जाएगा क्या। फाइनल वेलोसिटी को v मान लू। तो भाई इस टाइप के सवालों में मुझे पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, यानी कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, भाई ये तो रेस्ट पर है, इज इक्वल टू 15v। तो v क्या आएगा, v आएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड क्या। तो इसका मतलब ये जो है 15, मतलब जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से जाएंगे, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपोजिट मास, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 15 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया, तो 30 जूल आ गया क्या आंसर। तो 30 जूल इज द करेक्ट आंसर बच्चों ना, सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विल विद द, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो पूछ रहा है आफ्टर कोलिजन क्या होगा। भाई यहां पे ध्यान दो, इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन में तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों स्टिक कर जाएंगे। चलो फटाफट से बना देते हैं इसको भी, देखना जरा अच्छे से। तो क्या होगा अभी तो हो रहा है, ये दोनों आ रहे हैं ऐसे, तो इसकी स्पीड है बच्चों 5 और इसकी स्पीड है पीछे की तरफ 2, है ना। इसका मास कितना है 2 और इसका मास है 5, है ना। ये है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये चिपक जाएंगे, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में सेपरेशन नहीं होता है, तो दोनों चिपक जाएंगे, तो दोनों का मास कितना हो जाएगा 7 kg क्या, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v मान लूं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम हियर, भाई इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना। तो 2 इंटू 5 m इंटू वी, तो 2 इंटू 5, लेकिन इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस m इंटू वी, 5 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 7 इंटू वी। तो ये 0 आ गया क्या, मतलब क्या हुआ कि जब दोनों टकराएंगे तो चिपक के रुक जाएंगे वहीं के वहीं, ठीक है, चिपक के दोनों रुक जाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों 0। आई होप ये सबको क्लियर है, आसान सवाल था बच्चों। अगला सवाल देखिए, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। कैसे करेंगे, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटी इतना, ठीक है। On collision, one of the particle gets excited to higher level after absorbing energy E. ध्यान से समझना भाई, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि भाई साहब पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। और फाइनल स्पीड है v1 v2, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2v2 स्क्वायर, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब सोचो क्या बोल रहा है ये, कि इसने बाद में पार्टिकल ने यहां से एनर्जी ले ली, कहां से ले ली, 1 से एनर्जी ले ली, सही है क्या? तो तुम सोचो जो पहले एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी ले ली, तो जो बची वो फाइनल एनर्जी होगी क्या? सही बात है, ऐसा ही तो देखेंगे। तो इसमें से ऑप्शन देखो, इनिशियल एनर्जी है ये, तो इनिशियल एनर्जी माइनस ई विल बी माई फाइनल एनर्जी। चेक करो ऑप्शन, पहले में तो प्लस आ रहा है, दूसरे में तो गलत ही है, तो आएगा फोर्थ ऑप्शन बच्चों। क्या हो रहा है कि पहले जो एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी माइनस कर दी, तो जो एनर्जी आएगी फाइनल वो दिस माइनस दिस आएगी। क्लियर है क्या सबको? है ना? अच्छा सवाल था ये, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना, कॉन्सेप्चुअल है ये। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ। हाँ बच्चों, लगाओ दिमाग। अ बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद स्पीड v, है ना? देखना जरा, एक बॉल है बच्चों, समझना इसको, एक बॉल है जो कि दूसरी बॉल से टकराती है ना? ऐसा समझ लो, एक बॉल है जो दूसरी बॉल से टकरा रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है, अ बॉल ऑफ मास m, ये m है, मूविंग विद v, स्पीड v है, कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिक विद अनदर बॉल ऑफ मास m एट रेस्ट। तो ये जो m है वो रेस्ट पर है। अब यहां पे हेड ऑन कोलिजन मानना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स पूछा है। इम्पल्स क्या होता है बच्चों? इम्पल्स होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम। यहां पे मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाता हूं इम्पल्स क्या होता है, देखो जरा, है ना? इम्पल्स क्या होता है देखो जरा भाई, जैसे मान लो ये लड़की है, ये एक बॉल को छोड़ रही है, तो जब ये बॉल जमीन पे पड़ेगी, तो जमीन पे पड़ेगी तो जमीन और इसके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप होगा, मतलब जमीन को ये नीचे पुश कर रही होगी, जमीन इसको ऊपर पुश कर रही होगी। तो जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं और टाइम के साथ, तो कैसा आएगा देखो जरा। तो देखना जरा, अब ये बॉल नीचे जा रही है ना, ये बॉल नीचे जा रही है, अब ये बॉल नीचे जा रही है, जा 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 जल्दी जा, अभी तक कोई फोर्स नहीं है, जैसे ही टकराएगी फोर्स आने लगेगा। अब इस बॉल को जूम कर रहा हूं मैं, जूम कर दिया, तो बॉल टकरा के ऊपर गई। अब तुम देखना जरा, जब बॉल टकरा के ऊपर गई है तो उसका कांटेक्ट टाइम बहुत कम होगा, टकरा के तुरंत चली गई। तुम सोचो कोई क्रिकेट शॉट खेलते हैं अपन, तो बॉल और बैट के बीच का जो टाइम होता है बहुत कम होता है, तो यहां पे इन्होंने माना है अराउंड 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड में फोर्स का ग्राफ ऐसा आया है, मतलब फट से फोर्स लगा और फिर जीरो हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में कांटेक्ट तो लगा है। तो इसका जो एरिया होता है ना बच्चों, फोर्स और टाइम ग्राफ का बीच का जो एरिया होता है, दिस गिव्स मी द इंपल्स का वैल्यू। ठीक है, तो अगर मुझे इंपल्स का वैल्यू निकालनी है तो मैं चेंज इन मोमेंटम से भी कर सकता हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द फर्स्ट बॉल। ठीक है, दोनों चिपक जाएगी क्या? इनइलास्टिक कोलिजन है ना, चिपक जाएगी। तो इनका मास क्या हो जाएगा, m प्लस एम हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं। अब मुझे पता है कि p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल तो होता ही है, तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, mv प्लस इसका जीरो है इज इक्वल टू m प्लस एम इंटू वी डैश। तो v डैश क्या हो जाएगा, mv अपॉन m प्लस एम क्या, तो ये आ गया मेरा फाइनल मोमेंट, फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड टू द फर्स्ट बॉल, तो फर्स्ट बॉल पे देखो होगा क्या, ये बॉल इस पे आगे फोर्स लगाएगी, ये बॉल इस पे पीछे फोर्स लगाएगी, तो मैग्नीट्यूड, इंपल्स का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा भाई, जितना ये आगे फोर्स लगाएगी उतना ही पीछे फोर्स लगाएगी, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो इंपल्स इस पे निकालने की जगह इस पे निकाल लूं तो भी आंसर सेम आएगा। तो इंपल्स ऑन सेकंड बॉल निकालते हैं, चलो आसान पड़ेगा ना सेकंड बॉल पे इंपल्स निकालना, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल,
माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। सेकंड बॉल कितनी स्पीड से जा रही है? v1 स्पीड से। तो दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल? ये रुकी हुई थी तो 0। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों m। वहां से इसकी वैल्यू उठाओ, तो इतना इंपल्स आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा c। तो तुम चाहे इंपल्स इस पे निकालो सेकंड पे, चाहे पहले पे निकालो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों, अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग। देखना जरा, एक बुलेट बनाते हैं, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। विद स्पीड u स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ मास m एट रेस्ट। ये रुका भाई साहब, ये रुका हुआ है। अब क्या लिखा है कि बुलेट्स गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, मतलब बुलेट इसके अंदर ही रह जाएगी क्या? तो ये जो ब्लॉक है बच्चों थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा अजीब सा, बुलेट इसके अंदर रह गई, तो इसका मास कितना हो जाएगा? m प्लस एम। फाइनल वेलोसिटी v मान लू क्या? अब यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। तो डेल्टा u मतलब डेल्टा एनर्जी का फॉर्मूला है, हेड ऑन कोलिजन के लिए लगेगा, ध्यान रखना। क्या है फॉर्मूला? हाफ m1 m2 अपॉन हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे मास कितना कितना है, पुट कर दो। हाफ m कैपिटल M अपॉन m प्लस कैपिटल M इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ये u1 है, ये u2 है, ये u1 है, ये u2 है, तो u माइनस 0 का स्क्वायर 1 माइनस। अब यहां पे ये इसके अंदर ही है, मतलब दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, तो कौन सा कोलिजन हुआ? इनइलास्टिक कोलिजन, तो ई 0 हो गया। तो इसका आंसर आ गया बच्चों डायरेक्ट, देखो जरा यहां से, एम एम यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम प्लस एम। चेक करो, टाणा कौन सा ऑप्शन है फिट बैठ रहा है? टी ऑप्शन फिट बैठ रहा है। अब देखो कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट मेथड है ये, डायरेक्ट। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें और इसकी तो 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, फिर इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालो और फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट ये डायरेक्ट मेथड है, इसको यूज करना इजी पड़ेगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों। 1 kg बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई साहब, तो ये जो बॉल है ये कहां से गिर रही है? 25 सेंटीमीटर से गिर रही है। टाना, तो ये गिरेगी कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से गिरेगी मान लेता हूं, एंड रिबाउंड्स अप टू हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? कोलिजन के बाद ये ऊपर जाएगी कितनी स्पीड से? v2 स्पीड से। भाई देखो, अगर ये v1 से गिरती है और इलास्टिक कोलिजन होता तो v2 से ही ऊपर जाती, सॉरी v1 से ही ऊपर जाती, तो फिर सेम हाइट तक जाती क्या? लेकिन यहां पे लिखा है केवल 9 सेंटीमीटर तक गई है। इसका मतलब कोलिजन के बाद उसकी स्पीड कम हुई है, तो यहां तक गई है ये फाइनली। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, ई क्या होता है यार? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो व्हाट इज द सेपरेशन? भाई देखो, तो सेपरेशन वेलोसिटी है बच्चों v2 और आने वाली वेलोसिटी है v1, तो v2 बाय v1 निकालना है मुझे। अब देखो जरा, यहां से अगर मैं इसको h2 बोलता हूं और इसको h1 बोलता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि v1 इज इक्वल टू √2gh1 और v2 इज इक्वल टू √2gh2? सही बात है। तो यहां से v2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या? √2gh2 अपॉन √2gh1। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? √h2/h1। ठीक है, तो h2 कितना है? 9, तो 9 अपॉन 25 का अंडर रूट आ जाएगा आंसर। तो 9 का अंडर रूट हो गया 3/5, यानी कि 0.6 आ जाएगा बच्चों E का वैल्यू। चेक करो,
चेक करो बच्चों, होना चाहिए था इस टाइप का सवाल तुमसे होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी बढ़िया सवाल है, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग बच्चों, क्या करें इस सवाल में। अ बॉल ऑफ मास m, ये बॉल m है, इज मूविंग विद स्पीड u विद स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ का मतलब क्या है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल में क्या करना होता है अपन को, ध्यान से सुनना मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनना। भाई देखो, पहले तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालो, ये u है तो ये u cos थीटा हो जाएगा। भाई ये u है, ये एंगल थीटा है तो ये u cos थीटा हो गया, और नीचे वाला हो गया कंपोनेंट u sin थीटा। अब इसको भूल जाओ। भाई समझ गए क्या, मैंने क्या किया कि भाई मेरी बॉल ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो मैंने एक कंपोनेंट इधर बना दिया, एक कंपोनेंट y में बना दिया। y में क्यों बनाया एक कंपोनेंट, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो y में लगेगा। जो जमीन है, जमीन नॉर्मल लगाएगी, y में लगाएगी, ठीक है, ओके। अच्छा, x में कोई फोर्स लग रहा है क्या, ध्यान से देखना भाई जरा, कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, इंपल्सिव फोर्स ऐसा लगेगा, और ये है अपना u cos थीटा, सॉरी u sin थीटा। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैंने इस u के दो टुकड़े कर दिए, u cos थीटा, u sin थीटा। अब जो फोर्स है वो जमीन ऊपर लगाएगी, तो ऊपर वाली वेलोसिटी चेंज हो सकती है, x वाली वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई नहीं है। भाई अगर फ्रिक्शन होता तो x में वेलोसिटी चेंज होती, लेकिन यहां पे u cos थीटा है तो x में u cos थीटा ही रहेगी फाइनल वेलोसिटी भी। भाई ध्यान से सुनना, जो फोर्स लग रहा है वो y में लग रहा है, y का फोर्स x की वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड इंपल्स कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। चलो बहुत बढ़िया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो x में तो फाइनल वेलोसिटी इतनी है, बट y में इसकी वेलोसिटी को मैं v मान लेता हूं, y की वेलोसिटी को मैं v मान लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, E की रियल डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along force of impact upon velocity of approach along force, ठीक है। तो E क्या हो जाएगा, अब देखो फोर्स y में लग रहा है, मतलब y में ही मैं E लगा सकता हूं, x में E नहीं लगा सकता, y में ही लगा सकता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन y में कितनी है, v है, और अप्रोच आ कितनी स्पीड से रहा है, u sin थीटा से। तो जो मेरी फाइनल v हो जाएगी वो हो जाएगी e u sin थीटा। मतलब क्या, कि जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वो e u sin थीटा स्पीड के साथ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, इंपल्स क्या होगा, इंपल्स होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। अब x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज हुई नहीं है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुई है, तो किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, y में होगा। तो ये होगा m इंटू डेल्टा वी वाई, यानी कि m इंटू वी वाई फाइनल, या फिर लिखो v फाइनल माइनस v इनिशियल, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, ठीक है। तो m इंटू वी फाइनल कितना है y डायरेक्शन में, e u sin थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है, लेकिन बिकॉज वेलोसिटी है तो माइनस में लेंगे। भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने इसको ऊपर लिया है, ऊपर को पॉजिटिव लिया है, तो e u sin थीटा को पॉजिटिव ले लिया, लेकिन नीचे आ रहा है तो माइनस में लेंगे ना। तो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों माइनस u sin थीटा, तो मोमेंटम चेंज कितना आ जाएगा, mu sin थीटा साइड में ले लो, 1 प्लस ई आ जाएगा आंसर। तो mu sin थीटा 1 प्लस ई, ठीक है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, अच्छा सवाल है।
गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों ये, है ना, इसमें प्रॉपर दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है, हलवा नहीं है ये। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ध्यान से समझना इसको। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ दिया हुआ है, और अभी अभी हमने देखा था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो केवल उस डायरेक्शन में लगता है जिसमें फोर्स लग रहा हो, तो फोर्स तो y में लग रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो तुम कि जो x की वेलोसिटी है 2, x की वेलोसिटी है 2, वो तो सेम रहेगी, तो vx तो 2 ही रहने वाला है। अब vy निकालना है मुझे, है ना, तो देखो e क्या होता है, vy फाइनल हो जाएगा डिवाइड बाय vy इनिशियल हो जाएगा, हाफ इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी भाई आफ्टर कोलिजन। y में क्यों कर रहा हूं मैं e को, बिकॉज फोर्स नॉर्मल के अलोंग लगेगा, ऐसे फोर्स जमीन लगाएगी कैसे, परपेंडिकुलर, तो फाइनल वेलोसिटी vy है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4, तो vy आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि जब इससे टकराएगी बॉल, है ना, फील लो थोड़ा सा इसको कि 2 से इधर जा रही है, 2 से इधर जाएगी फाइनली, क्योंकि x में तो कोई फोर्स है ही नहीं, है ना। अब e अगर हाफ है, e अगर हाफ है तो y में आ रही थी बॉल 4 से, तो टकराने के बाद e से मल्टीप्लाइड हो जाएगी, तो यानी कि 4 इंटू हाफ, ये हो जाएगी मेरी फाइनल वेलोसिटी y में। तो मेरा जो वेलोसिटी आएगा x और y में 2 और 2 आएगा, तो आंसर सी आएगा बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, टू आइडेंटिकल बॉल्स A एंड B हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.5 एंड -0.3 रिस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली। ओहो, याद करो हो क्या रहा है, याद करो बच्चों हो क्या रहा है। इसमें हो रहा है बच्चों, दोनों का मास सेम है, दोनों का, और इलास्टिक कोलिजन है। ध्यान से सुनना, तुमको ये क्लास में कराया होगा, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 एंड e इज इक्वल टू 1, तो आफ्टर कोलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो मतलब ua कितना है, a की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.5, और b की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -0.3, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ b पहले पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ b क्या हो जाएगी भाई, एक्सचेंज कर लेंगे तो b के पास a की वेलोसिटी आ जाएगी क्या, और a के पास b की वेलोसिटी आ जाएगी क्या, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ b एंड a पूछा है, तो b की पहले बतानी है फिर a की बतानी है, ध्यान रखना, है ना भाई, ये भी गलती हो जाएगी तुमसे एग्जाम में, वेलोसिटी ऑफ b पहले बतानी है, तो b की है 0.5 और a की है -0.3, तो आएगा बी ऑप्शन, ठीक है क्या। तो ये पॉइंट देखो, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर तुमने क्लास अटेंड की है तो। जब मासेस इक्वल होते हैं, हेड ऑन कोलिजन होता है, और E इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन होता है, तो दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। अच्छा, इसका एक बताता हूं, तुमने सुना होगा न्यूटन्स क्रेडल, देखो तुमने देखा होगा ये न्यूटन्स क्रेडल, है ना। इसमें क्या हो रहा है देखो जरा, ये इलास्टिक कोलिजन है मान लो, है ना, ये इलास्टिक कोलिजन है। अब ये बॉल अगर जाएगी, अब ये कुछ स्पीड से टकराएगी, तो देखो एक बॉल चली गई उधर, हुआ क्या, हुआ क्या यहाँ पे कि ये बॉल आई और इसने अपनी स्पीड इसको दे दी, ये रुक गई, सही है क्या, दोनों का मास सेम मान लो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दो बॉल को खींचता हूं, दो बॉल को खींच के छोड़ता हूं, तो यहां से दो बॉल गई है, अरे ये भी तो इलास्टिक कोलिजन ही हो रहा है, तो सेम मास है, तो इसने इनको एनर्जी दे दी और ये रुक गए, समझ गए क्या। अच्छा, 3 अगर होंगे तो क्या होगा, सोचो, अब दिमाग लगाओ क्या होगा, 3 गए क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो भाई, 3 गए तो ये अपनी सेम मास वाले को एनर्जी दे दी, ठीक है। अच्छा, अगर 4 गए होते तो क्या होता, तो 4 जाते, सही है क्या। तो अगर मास इक्वल है तो अपनी सारी एनर्जी को वो ट्रांसफर कर देगा अगले सेम मास को, ठीक है। तो 4 आ रहे हैं, 4 को एनर्जी दे दी, 4 आ रहे हैं, 4 को एनर्जी दे दी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो,
टू बॉडीज ऑफ दिस, अरे हलवा सवाल है क्या? तो r वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? दिमाग लगाओ, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या? भाई इस टाइप के सवाल तो तुम एग्जाम में गलती नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है इसमें। तो 1 का है इतना, तो 1 इंटू आई प्लस 2j प्लस के प्लस दूसरे का मास कितना है 3, r2 कितना है -3i माइनस 2j प्लस के डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है भाई साहब? 3 और 1 4। सिंपल कैलकुलेशन है क्या? तो i माइनस 9i माइनस 8i, 2j माइनस 6j माइनस 4j और k प्लस 3k, 4k क्या डिवाइड बाय 4। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? -2i माइनस j प्लस के, -2i माइनस j प्लस के। हलवा सवाल था क्या? वेरी 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 इजी, सिंपल सवाल था, है ना। इनमें अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते जो हलवा सवाल होते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ भाई, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसको समझते हैं ना थोड़ा सा, इसको अपन समझेंगे अच्छे से। तो देखो, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1 एंड m2। इफ द पार्टिकल ऑफ m1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास of particle through a distance d, by what distance would the particle be moves। ठीक है यार, बहुत कुछ पूछा है इस सवाल में ना, समझना भाई इस सवाल को थोड़ा अच्छे से, और जो मैं फॉर्मूला यहां निकालूंगा उसको याद कर लेंगे अपन, है ना। देखो जरा, देखो जरा भाई, मान लो ये m1 है और ये क्या है? ये m2 है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? सही बात है ना। ये है सिस्टम। अब देखो जरा, अब मुझे पता है कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है क्या? ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये टोटल मास हो गया। तो टोटल मास इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी व्हाट? m1 x1 प्लस m2 x2। ठीक बात है। अब देखो, दोनों तरफ डेल्टा ले लो तो क्या हो गया? m इंटू डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। क्या सही है? तो यहां पे क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास को वहीं रखना है जहां वो पहले था। सेंटर ऑफ मास को वहीं रखना है जहां वो पहले था। इसका मतलब डेल्टा एक्स चेंज नहीं होगा, मतलब एक्स चेंज नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का, तो ये जीरो होगा क्या? इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया तुम्हारे लिए, है ना। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता है जिसमें सेंटर ऑफ मास को वहीं रखना है तो तुम ये फॉर्मूला लगाओ ना भाई। अगर 3 मास हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सवाल खट से करते हैं। इफ द पार्टिकल ऑफ m1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास थ्रू अ डिस्टेंस d। तो m1 को इधर फेंका है अपन ने d डिस्टेंस से, m1 को आगे फेंका है d डिस्टेंस से। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल ऑफ m2 मूव सो एज टू कीप। अब पूछा है कि m2 को कितना सरकाऊं। देखो जरा, तो m1 को कितना सरकाया है? डेल्टा x1 क्या है? मतलब m1 को कितना शिफ्ट किया है? तो m1 को d से शिफ्ट किया है, m2 का पता नहीं है। 0 इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा, तो यहां से डेल्टा x2 क्या आ गया? माइनस m1d अपॉन m2। क्या इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या कि जो m2 है उसको माइनस m1d इंटू डिवाइड बाय m2 सरकाना पड़ेगा। माइनस का मतलब है उसको पीछे सरकाना पड़ेगा। कितना सरकाना पड़ेगा? m1d अपॉन m2, इतना पीछे सरकाना पड़ेगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है इसमें सेंटर ऑफ मास को वहीं रखना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
तो क्या आंसर आ गया बच्चों, m1d/m2, m1d/m2 आंसर आ गया, लेकिन माइनस में आएगा, ध्यान रखना। तो मतलब m2 को पीछे सरकाना पड़ेगा, ठीक है। कितना सरकाना पड़ेगा, m1d/m2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे सवाल यूं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस r आर प्लेस एट टचिंग ईच अदर एट हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो डायग्राम को तुम बनाने की कोशिश करो, है ना। पॉज करो वीडियो को, डायग्राम बनाओ, कैसा बनेगा। मेरे हिसाब से डायग्राम बनेगा ऐसा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। 3 बॉल को रख दिया अपन ने, 3 बॉल को रख दिया, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। ऐसा कुछ बनेगा, तीनों आपस में चिपकी हुई है। तो अब सोचो जरा, एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल बनाते हैं थोड़ा सा। तो देखना जरा बच्चों, ये ट्रायंगल बनाने का मेरा पर्पस क्या है कि ये जो बॉल है इसका सेंटर यहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास। इस बॉल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास के सेंटर पे होगा। तो क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, सोचो जरा, तो ये अगर 3 पार्टिकल यहां रखे हुए हैं तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां होगा क्या, बीचों बीच। सेंटर ऑफ मास बीचों बीच मतलब क्या कि अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं मैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो तीनों के सेंटर पे यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा क्या, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखा है, पहला ऑप्शन, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ एनी 2 बॉल। तो ये क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ 2 बॉल। तो इन दोनों, इस लाइन पे तो नहीं है सेंटर ऑफ मास, गलत हो गया। सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल, तो यहां पे कहीं थोड़ी ना होगा, सेंटर ऑफ मास तो यहां कहीं होगा, बीच में होगा ना, तो ये गलत हो गया। हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये भी गलत हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ये सही हो गया। भाई मीडियन ही तो है ये लाइन। मीडियन किसको बोलते हैं, अगर इस लाइन को सामने वाली लाइन के बीचों बीच वाले पॉइंट से मिला दूं मैं, तो ये मीडियन होती है। तो ये मीडियन होगी, ये भी मीडियन, ये भी मीडियन। तो इन तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पे यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इन तीनों का, ठीक है। समझ गए, अच्छा सवाल था ये भी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड क्वेश्चन, लगाओ दिमाग, पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो। कम ऑन एवरीवन। कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करते हैं इस टाइप के सवाल को, देखना जरा। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। देखो, एक रॉड है, इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x। तो इसको डिस्टेंस x ले लो, तो और यहां पे एक छोटी सी लेंथ dx लेनी पड़ेगी, देखना। तो मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा बोलते हैं, तो लैम्डा को मैं kx बोल दूं। भाई सवाल में दिया है कि मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू kx। अब मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को इक्वल मानेंगे अपन, ठीक है, वैसे एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। तो देखो, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला याद है क्या, याद करो, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो डीएम, इसका मास निकालना है मुझे, डीएम, डीएम क्या होगा, लैम्डा इंटू डीएक्स। अरे यार सोचो जरा, डीएम क्या होगा, इस छोटे से ऑब्जेक्ट का मास होगा डीएम, यानी कि जो छोटी सी लेंथ डीएक्स है उसका मास होगा डीएम। तो डीएम विल बी लैम्डा डीएक्स, यानी कि डीएम हो जाएगा के एक्स डीएक्स। पुट कर दें यहां पे, तो एक्स इंटू के एक्स डीएक्स अपॉन के एक्स डीएक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के से के कट गया, तो बच गया एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन एक्स डीएक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा,
x³/3, लिमिट डालेंगे 0 से l, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, लिमिट डालेंगे 0 से l, आगे क्या होगा, ये हो जाएगा l³/3 डिवाइडेड बाय l²/2। सॉल्व करो तो ये आ गया 2l/3, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीचों बीच नहीं होगा, आगे होगा 2l/3 पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2l/3, l कितना है 3, तो 2 × 3/3 यानी कि 2 मीटर पे होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों 2 मीटर के आसपास, 2 मीटर पे होगा बेसिकली। ठीक है, अब यार इसको लॉजिकली भी कैसे कर सकते हैं अपन, देखो यहां पे जो है मास लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब जैसे जैसे दूर जा रहे हो वहां पे हैवी है रॉड, तो ऑब्वियसली बीचों बीच तो नहीं हो सकता, आगे होगा थोड़ा, तो 1.5 मीटर से तो आगे ही होगा। ठीक है, फिर उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन खतरनाक है। ठीक है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बट ये बात पक्की है कि ये आंसर नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, और फिर अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, चलिए फटाफट कर दो, फटाफट कर दो, सिंपल सवाल है। एक मास है, बॉम्ब है 30 kg का, रेस्ट पर है। अब ये क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस 18 kg एंड 12 kg, द वेलोसिटी ऑफ 18 kg, ये 18 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी है 6। अरे दिमाग लगाओ, यहां पे मोमेंटम कंजर्व होगा, इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, तो ये जो 12 वाला होगा इसकी वेलोसिटी पीछे होगी। सोचो 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 भाई, इसका मोमेंटम 0 है तो इन दोनों का टोटल मोमेंटम भी 0 होगा, अगर ये आगे जा रहा है तो ये पीछे जाएगा, ये आगे जा रहा है तो पीछे जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास इज, अदर मास मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है 12 kg की, सही है क्या। तो देखो जरा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इज इनिशियल 0 है, यहां पे कितना होगा 18 × 6 प्लस 12 × -v, माइनस क्यों किया है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पीछे है, तो यहां से v कितना आ जाएगा 18 × 6/12, 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मासेस, तो आंसर क्या हो जाएगा हाफ, है ना, मास कितना है 12 और v कितना है 9 का स्क्वायर, सही है क्या, चेक करो। तो 81, 6 × 81 आंसर हो जाएगा, तो 486 आएगा, 486 जूल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखो। ओहो, दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, सब बढ़िया बढ़िया सवाल कर रहे हैं अपन, है ना, मजाक नहीं चल रहा है। हाँ भाई देखो, अब मैन ऑफ 50 kg मास, है ना, एक इंसान है जिसका मास कितना है, इस इंसान का मास है बच्चों 50 kg, स्टैंडिंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, आहा हवा में झूल रहा है मस्त, एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर, तो 10 मीटर ऊपर है ये, मस्त हवा में झूल रहा है, ग्रेविटी भूल जाओ, ग्रेविटी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ही थ्रोज अ स्टोन ऑफ 0.5 kg मास डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इनिशियली सब कुछ रुका हुआ है, इसने फिर क्या किया बंदे ने, एक 0.5 kg का स्टोन है, इसको नीचे फेंक दिया, कितनी स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, when the stone reaches the floor the distance of man above the floor will be। ठीक है, तो अब ये जो इंसान है इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी ऊपर। भाई तुम सोचो कि तुम अगर किसी चीज को नीचे फेंकोगे तो तुम्हारे पास भी तो ऊपर फोर्स लगेगा, जस्ट लाइक रॉकेट प्रोपल्शन। भाई इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का 0 ही होगा। तो देखो जरा, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल 0 है, फाइनल मोमेंटम, इसका मास कितना है 50, तो 50 इंटू V, अब यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो -0.5 इंटू V। ठीक है क्या,
तो जो v आएगा बच्चों 1/50 आ गया, यानी कि 0.02 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा है ये 0.02 मीटर पर सेकेंड से ऊपर भागेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर कितना होगा। अब देखो जरा, ये नीचे जा रहा है पत्थर, ये ऊपर जा रहा है, तो ये पूछ रहा है कि जब ये पत्थर नीचे पहुंच जाएगा तो टाइम कितना लगेगा पत्थर को नीचे पहुंचने में। यहां पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, ग्रेविटी है ही नहीं, तो डिस्टेंस टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 10 मीटर नीचे जाना है, 10, स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में पत्थर नीचे पहुंच जाएगा, इतनी देर में बंदा कितना ऊपर पहुंच जाएगा। डिस्टेंस बाय मैन, मैन कितना ऊपर पहुंच जाएगा 0.02 वीटी, 0.02 इंटू 5, ठीक है क्या, 0.1 आ जाएगा क्या, 0.1 मीटर। और वो पहले ही 10 मीटर ऊपर था हवा में, अब वो 0.1 मीटर ऊपर और पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस कहां पहुंच गया, वो 10.1 मीटर होगा ग्राउंड से उसका डिस्टेंस फाइनल। ठीक है क्या, तो द मैन विल बी एट 10.1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, सॉल्व करो। इस टाइप के सवाल आते हैं भैया नीट में, इस टाइप के सवाल आते हैं बच्चों, सॉल्व करो। एक रॉक है ना, चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। एक रॉक है, वही एक्सप्लोजन का सवाल है यार, एक्सप्लोजन का सवाल है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये रॉक जो है रेस्ट पर है, टू पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो दो जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले गए। दीज टू आर 1 kg मूविंग विद 12। तो 1 kg का जो पार्टिकल है वो 12 की स्पीड से इधर जा रहा है, मान लेते हैं ऐसा। तो दूसरा जो है 2 kg का, वो किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा 8 की स्पीड से। भाई तुम ऐसा समझो ना, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो मैंने क्या मान लिया कि एक x में जा रहा है एक y में जा रहा है। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको करना है तुम्हें अच्छे से। अब पूछ रहा है थर्ड पार्टिकल फ्लाइज ऑफ विद स्पीड ऑफ इतना, थर्ड पार्टिकल है, अब मान लो एक थर्ड और है, इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, v इज इक्वल टू 5 दी हुई है, डायरेक्शन नहीं पता, इसका मास पूछा है। ठीक है, कर दें इसको सॉल्व। तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम, इन तीनों का फाइनल मोमेंटम भी मिला के 0 ही होना चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा भाई, यहां पे देखो, इसको x मान लो, इसको y मान लो ना, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा mv, यानी कि 1 इंटू 12 आई कैप, इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 जे कैप। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ खबर नहीं है अपन को, तो यहां पे m इंटू वी मान लें क्या, m इंटू 5 मान लें क्या। भाई इसकी डायरेक्शन नहीं पता यार बच्चों, तो इसका तो अपना मैग्नीट्यूड ही निकाल सकता हूं मैं। तो अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो 5m कितना हो जाएगा, माइनस आगे लगाओ, 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। एक काम करो ना भाई, इसका मास m है, इसकी स्पीड v है, 5 है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और बाकी को इधर ले जाओ। तो इसका मैग्नीट्यूड और बाकी इधर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। सही है क्या भाई, दोनों बराबर हैं ऐसा समझ लो। तो 5m क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 5m क्या हो गया भाई, सॉल्व करोगे 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो इसको 3 मानो, इसको 4 मानो, तो 5 यानी कि 20 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना भाई, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है 5 का अंडर रूट, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा 20। तो मास कितना हो जाएगा, यहां पे मास हो जाएगा बच्चों 4 kg। हाँ सही कर रहा है ना, अच्छा सॉरी वेलोसिटी, सॉरी 4 है यार, 4 है बच्चों वेलोसिटी, है ना। ठीक है,
कोई बात नहीं, 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 तो यहाँ हर जगह 4 आ जाएगा ना, तो वेलोसिटी 4 है, 4 है, तो यहाँ पे 4m आ जाएगा बेसिकली हर जगह, 4m 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 4m, तो 4m इज इक्वल टू दिस, 4m इज इक्वल टू दिस, तो 4m इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो मास की वैल्यू 5 kg आ जाएगी, तो ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, अपन को तो फाइनल आंसर तो मैच कर ही गया, टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, क्या करते हैं इस टाइप के सवालों को, क्लास में कराया था ही मैंने। देखो, अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल आता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बंदा है ना, अगर ये बंदा, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, अगर ये बंदा इस रॉड पे आगे जाता है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, बस ग्राउंड और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो जब ये आगे जाएगा तो रॉड पीछे जाएगी। ये वैसी ही बात है कि जब अपन नाव से कूदते हैं किनारे की तरफ, तो नाव पीछे जाती है। ठीक है, तो अगर ये बंदा इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी की तरफ जाता है, तो ये बंदा आगे जाता है लेकिन ये नाव को पीछे पुश करता है, ऐसा समझ लो, तो ये पीछे जाएगी क्या नाव फाइनली, तो नाव कितना पीछे जाएगी, मान लो नाव x पीछे गई और बंदा यहां पहुंच गया, तो ये जो x की वैल्यू होती है वो होती है बच्चों ml अपॉन टोटल मास। तो ये एक फॉर्मूला है जो क्लास में कराया होगा, मैंने करवाया था। ठीक है, अब इस सवाल को करते हैं अपन इसी लॉजिक से। 2 पर्सन ऑफ मास इतना एंड इतना आर एट द अपोजिट एंड ऑफ ए बोट, तो एक बोट बना देते हैं, ये बोट मान लो, ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, 55 है और 65 है। द लेंथ ऑफ द बोट इज ऑल्सो गिवन, इसका मास भी दिया हुआ है, 50 kg 55 kg मैन वॉक्स अप टू 65 एंड सिट्स विद हिम, द बोट इज स्टिल वाटर, द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स बाय, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना शिफ्ट होता है। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, क्योंकि बोट पानी के अंदर है, तो भाई ये जब चल रहा है तो इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, बोट पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, समझ रहे हो क्या। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है, क्योंकि पानी को फ्रिक्शनलेस मानेंगे हम, तो पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और अगर वो 0 है तो नेट फोर्स 0 है, तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगा, सब कुछ 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी पहले 0 थी, तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहां था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है बच्चों, कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, बढ़िया शानदार सवाल है ये। कैसे करेंगे इसको, देखो, अ शेल ऑफ 200 ग्राम इज इजेक्टेड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 4 kg। तो देखो, ये जो गन है है ना, ये रुकी रेस्ट पर है सब कुछ, है ना, इसमें से बाद में क्या हो रहा है, एक 200 ग्राम की मान लो कुछ जा रही है आगे, ऐसे जा रही है आगे, इसको V1 मान लो, तो ये जो गन है वो पीछे जाएगी क्या भाई, ये जो गन है सोचो जरा, ये जो गन है वो पीछे जाएगी, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल आल्सो बी 0, तो अगर इसका मोमेंटम आगे p है तो इसका मोमेंटम पीछे p होगा, तभी तो टोटल मोमेंटम 0 होगा। ठीक है, इस सवाल को करने का इजी तरीका बता रहा हूं मैं ना तुम्हें, वरना बहुत कैलकुलेशन होगी। तुम ये समझो कि इनिशियल मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम 0 है मतलब इन दोनों का मिला के फाइनली मोमेंटम भी 0 होगा, बट ये आगे जा रही है तो ये पीछे सेम मोमेंटम से जाएगा, तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, तुमने सुना होगा p²/2m। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? p²/2m1। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? p²/2m2। अरे भाई दोनों का मोमेंटम तो सेम ही है, तो मोमेंटम की जगह तो p² आएगा, लेकिन मास अलग अलग है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई p²/2m1, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई p²/2m2। ठीक है क्या? p²/2m2। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी इतनी हो जाएगी। अब देखो टोटल एनर्जी बोली है, टोटल एनर्जी दी हुई है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस ये वाली काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी, यानी कि p²/2m1 प्लस p²/2m2 इज इक्वल टू कितना ही है? 1050। मैं इसको किलो जूल है तो जूल में कन्वर्ट कर दिया। तो p²/2 m1 कितना है? 0.2 प्लस p²/2 m2 कितना है? 4 इज इक्वल टू 1050। थोड़ी फर्जी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं यार, क्या करना पड़ेगा। 2 को इधर फेंक दें तो हो जाएगा 5p² प्लस 2 को इधर फेंक दिया मैंने ना, ये हो जाएगा 0.25p²। 2100 आ जाएगा ये। तो मैंने क्या किया, इस 2 को उधर फेंक दिया, तो p² अपन 0.2 हो जाएगा 5p², और p²/4 हो जाएगा इतना, तो ये हो गया 5.25। 5.25 मतलब 21/4 क्या? वाह, टेन टेन है। तो p² p आ गया बच्चों 20। बहुत बढ़िया यार, मजा आया। सही है ना भाई? ये 100 बार गया 400, p आ गया 20, p आ गया 20। अब पूछा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल पूछा है, तो v1 पूछा है। तो यहां से देखो p आया है 20, यानी कि m1 v1 जो है वो 20 है, m कितना है? 0.2, तो 0.2 v1 जो है 20 है, तो v1 आ जाएगा बच्चों 100 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। अगर इस तरीके से करते हो तो आसान है। अगर तुम करते हो हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² इज इक्वल टू 1050, फिर थोड़ा सा मुश्किल है ये सवाल, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, कोई खास बात नहीं है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? सोच लो जरा, अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। ठीक है देखो, मास ऑफ 1 kg इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 100। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को 100 की स्पीड से फेंका है, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड्स। ओहो, 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी निकालो पहले तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। तो 100 की स्पीड से ऊपर फेंका है तो u 100 हो गया, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो -10, t है 5 यानी कि 50। अरे भाई इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हो मन में कि अगर मैंने किसी चीज को 100 की स्पीड से ऊपर फेंका है, ग्रेविटी कितना है? 5, ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ग्रेविटी की वजह से 1 सेकेंड में स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कम होती जाती है, तो 5 सेकेंड में 50 की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि जब तक वो ऊपर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी बच्चों कितनी? 50। तो ये जो 1 kg है वो कितनी स्पीड से जा रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड से। कब? जब वो एक्सप्लोड हो रहा है, तो आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब ये 5 सेकेंड का डायग्राम है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स, कोई बात नहीं, 1 पार्ट ऑफ मास 400 कम्स डाउन, ठीक है। तो ये जो 0.4 kg का मास है वो नीचे जा रहा है 25 की स्पीड से। द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, तो अगर ये 1 है, ये 0.6 है, तो दूसरा पार्ट है 0.6, इसकी वेलोसिटी v मान लेता हूं, ठीक है। तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम कंजर्व होगा, सो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, तो ये हो गया 1 इंटू 50 इज इक्वल टू p फाइनल 0.6 इंटू v। यहां पे वेलोसिटी नीचे है तो माइनस लेंगे, तो -0.4 इंटू 25, वाह, तो 50 इज इक्वल टू 0.6 v। ये कितना है? 25 इंटू 0.4 यानी कि 10 हो गया क्या? तो 0.6 v इज इक्वल टू 60।
तो v इज इक्वल टू 600 नहीं कितना, सॉरी क्या 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 हुआ, ये क्या हुआ, 60/0.6 कर लो, टो टो 100 आ गया क्या आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें कि जब एक्सप्लोजन होगा उससे जस्ट पहले और आफ्टर ही मोमेंटम कंजर्व करना है, उसके बाद नहीं करना, क्योंकि ग्रेविटी तो लगी रही है। चलिए अगला सवाल, अ शेल इन फ्लाइट एक्सप्लोड्स इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स। भाई पता है अपन को क्या कंजर्व होता है, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होता है। सिंपल सवाल था, वेरी वेरी इजी। भाई पॉज करना है तुम्हें, खुद से सॉल्व करने सवाल। हाँ अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी इतना suddenly explodes, breaks into two pieces whose masses are in ratio 1:5. The smaller mass flies with इतना, ठीक है। देखो वही सवाल है कि बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम कंजर्व करना है। ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है। तो यार देखो इसका मास ले लो m, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा mv, यानी कि m इंटू 20i प्लस 25j माइनस 12k। दिस इज माई इनिशियल मोमेंटम। सडनली ब्रेक्स इनटू टू पीसेस हुज मासेस आर इन रेशियो 1 and 5। तो इसका मास ले लो x, इसका मास कितना हो जाएगा 5x, यानी कि x प्लस 5x कितना हो जाएगा m के बराबर। तो यानी कि x इज इक्वल टू m/6 हो गया। समझना भाई, तो जो छोटा पीस है उसका मास हो जाएगा m/6 और जो बड़ा पीस है उसका मास हो जाएगा 5m/6। क्या भाई 5x कितना हो जाएगा 5m/6। तो ये जो m मास है ये दो टुकड़ों में टूट गया, एक का मास है m/6, एक का मास है 5m/6। ठीक है, तो ये इनिशियल मोमेंटम है। अब फाइनल मोमेंटम निकाल रहा हूं मैं। तो पहले छोटे वाले का निकालना है, फिर बड़े वाले का निकालना है। तो छोटे वाले का मास कितना है m/6 इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी है छोटे वाले की, इतनी है। तो 100i प्लस 35j प्लस 8k है ना, ये छोटे वाले का है। और प्लस बड़े वाले का कितना हो जाएगा 5m/6। इसकी तो वेलोसिटी पूछी है, तो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है, ये मेरा फाइनल मोमेंटम है, दोनों को बराबर कर सकता हूं मैं। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। करो भाई, खतरनाक कैलकुलेशन है। तो m इंटू 20i प्लस 25j माइनस 12k है ना, इज इक्वल टू m/6 100i प्लस 35j प्लस 8k प्लस 5m/6 इंटू वी वेक्टर। वाह क्या बात है, काटे एम उड़ा दो, एम उड़ा दो, एम उड़ा दो, है ना। इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 6 है ना, यहां आ जाएगा, ये 6 कट जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा 120i प्लस 150j माइनस 12 इंटू 6 72k। ये 6 तो कट गया, इधर बचा 100i प्लस 35j प्लस 8k प्लस 5v, क्योंकि इधर का 6 भी कट गया। ठीक है, तो यहां से 5v की वैल्यू कितनी आएगी, इधर 120 इधर है 100, तो यह आएगा 20i 115j। ठीक है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -80k। तो v आ जाएगा यहां से, v कितना आएगा 5 को डिवाइड करो तो 4i कैप। तो एक ही ऑप्शन है क्या, कैलकुलेशन थी, थोड़ी कैलकुलेशन थी बच्चों ना, दिस क्वेश्चन हैड सम कैलकुलेशन। ठीक है, कर लोगे क्या इस टाइप के सवाल भी। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. यार ऑलवेज तो कोइंसाइड नहीं करता है ना. ऑलवेज तो कोइंसाइड नहीं करता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत हाइट का ऑब्जेक्ट है मान लो, तो सेंटर ऑफ मास अलग होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे ना तो ग्रेविटी चेंज होता जाएगा. ठीक है. सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो. सही है. क्यों? क्योंकि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास पता है मुझे, तो वहां पे mg लगा दूं मैं, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा mg वहीं से पास हो रहा है. अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन. गलत है भाई. कपल याद है क्या? कपल में क्या होता था? एक फोर्स दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगते थे, तो एफ नेट जीरो होता है. तो एफ नेट जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, बट टॉर्क प्रोड्यूस होता है. ठीक है क्या? डी ऑप्शन. मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट द लार्जर लोड. ठीक है. देखो जरा, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब अगर ये लेंथ बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाता हूं इधर, तो कम फोर्स में ये उठ जाएगा. क्योंकि 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 टॉर्क कितना होगा? डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स. यहां पे टॉर्क कितना होगा? डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स. तो इसका जो mg होगा वो कम डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड है, ये फोर्स ज्यादा डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड है. तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज है मुझे भाई. जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ती जाएगी मेरे लिए इजी होगा इसको उठाना. समझ गए क्या? तो ये भी सही है. तो कौन कौन सा सही है? बी और डी. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों. ठीक है क्या? अगला सवाल देखो. अगला सवाल देखो. दिस इज अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन है ना. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत ही शानदार सवाल है यार, ये मजाक नहीं है इसको करना. देखो जरा, ध्यान दो. ये m1 है, ये m2 है. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d. तो जो सेंटर ऑफ मास है, ये पता है क्या तुम्हें? भाई अगर दो मास है m1 m2, इनके बीच की डिस्टेंस है d, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो अगर m1 से r1 दूर है, तो r1 की वैल्यू होगी m2d अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है. चलो अब देखो, देखना जरा. दो ऑब्जेक्ट हैं और ध्यान से देखेंगे. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है बच्चों सवाल में? दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 12r. ठीक है. कितनी दी हुई है? 12r. इसका मास है m, इसका मास है 5m, इसका रेडियस है r, इसका है 2r, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 12r. तो इससे यहां से कितना दूर होगा इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं. तो r1 कितना हो जाएगा? m2 वो वाला है, तो 5m इंटू 12r अपॉन टोटल मास 6m है. तो ये कट गया, 10m आ गया क्या? 10r आ गया. समझ रहे हो क्या? कि यहां से 10r दूर है इसका सेंटर ऑफ मास. मतलब 10r दूर, मतलब भाई यहां से सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 12r. तो 10r का मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास पता है कहाँ है? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है बच्चों, इसके सरफेस पे. ठीक है. क्योंकि छोटे वाले से 10r दूर है सेंटर ऑफ मास. ठीक है. इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. अब ध्यान से सुनना, दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहां वो पहले था. सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा. ठीक है. अब इनको कोलाइड करवाना है मुझे, ध्यान से सुनना. तो जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या होगा देखना जरा. जब ये कोलाइड करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? तो देखना, जब ये कोलाइड करेंगे तो ऐसा कुछ सीन बनेगा.
तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रह जाएगी मात्र 3r। क्या रह जाएगी? 3r, क्योंकि ये r है 2r है। तो यहां से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसको r1 अगर मैं बोलता हूं तो r1 हो जाएगी m2d, m2 मतलब 5m, d कितना है 3r अपॉन 6m हो जाएगा ये। तो 2.5r हो जाएगा क्या? मतलब ये हुआ कि बाद में सेंटर ऑफ मास इससे कितना दूर होगा? इससे 2.5r, समझ रहे हो? 2.5r दूर होगा। अभी कितना है? अभी कितना दूर है सेंटर ऑफ मास यहां से? 10r दूर है। बाद में 2.5r दूर है। सोच लो, हो गया सवाल। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर बॉडी। भाई पहले सेंटर ऑफ मास तो देखो वहीं रहने वाला है, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं हिल सकता, सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। तो यहां से पहले सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है 10r और बाद में है 2.5r जब ये टकराएंगे। तो इसका मतलब ये कितना चला है? 7.5r चला है क्या? बहुत अच्छा सवाल है भाई, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। चलो फटाफट से बना दो। तो ये ओरिजिन है, इस पे है 0.3 kg। ये एक्स कितना है 40 सेंटीमीटर, इस पे मास कितना है 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg। और अगला एक्स है एक्स इक्वल टू 70, यहां पे कितना है m इज इक्वल टू 0.4 kg। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना है यार, हलवा सवाल है क्या? तो एक्स सी एम का फॉर्मूला लगा दो ना, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या? तो व्हाट इज द मास? इनिशियल मास है 0.3, तो 0.3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0। दूसरा है 0.5, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 40। तीसरा है 0.4, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 70। डिवाइड बाय टोटल मास करो, 0.3 प्लस 0.5 कितना हो गया 0.8, तो यानी कि 1.2 हो गया ये। चलो तो 0.5 इंटू 40 करना भाई, कितना आ रहा है 20 प्लस 70 इंटू 40, 0.4 इंटू 70 करना 28 डिवाइड बाय 1.2 यानी कि 48 डिवाइड बाय 1.2, 40 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? तो 40 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों आंसर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन में एक्चुअली सेंटीमीटर होना चाहिए था। क्या आएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? ये आसान सवाल था, दिस इज इजी, है ना? AIPMT 2012 में आया था ये सवाल। अगला सवाल देखो, फटाफट से करते जाओ। मास एम मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v। ठीक है, एक मास एम ले लो, ये इधर जा रहा है, कोलाइड्स एंड स्टिक टू ए मास ऑफ 3m मूविंग विद वेलोसिटी अपवर्ड। तो जो 3m है ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन तो 4m हो जाएगा। क्या करना है बताओ भाई? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, तो ये क्या हो गया mv i कैप प्लस ये हो जाएगा 3m इंटू 2v j कैप इज इक्वल टू 4m इंटू v वैक्टर। ठीक है ना, हलवा है क्या? तो v वेक्टर कितना हो जाएगा v बाय 4 i कैप प्लस कितना हो गया ये 6 बाय 4 यानी कि 1.5 v j कैप। हाँ, बहुत ही आसान था, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, 2 पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पर हैं, move toward each other under the action of their internal attraction if their speeds are this and this at an instant, then the speed of center of mass will be initially rest पर है क्या? तो मतलब इनिशियल
स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी। भाई दोनों अगर रेस्ट पर है तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड जीरो होगी। अब कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ही होगी ना। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इनकी कुछ भी हो जाए वेलोसिटी, लेकिन सेंटर ऑफ मास की जीरो ही रहेगी। अगला सवाल, अ बॉल मूविंग विद टू कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। यार देखो, कुछ बच्चे इसको फॉर्मूले से करते हैं, कुछ बच्चे कैसे करते हैं। मैं नॉर्मल करता हूँ, तुम फॉर्मूले से खुद से करके देख लेना। अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी इतना, स्टेशनरी मास, ठीक है। देखो एक बॉल है जिसका मास m ले लो, ये 2 की स्पीड से जा रही है, और दूसरी बॉल है जिसका मास डबल है लेकिन ये रेस्ट पर है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 देन द फाइनल वेलोसिटीज विल बी, है ना। तो इसकी मास की वेलोसिटी में v1 मान लेता हूँ, इस 2m की वेलोसिटी में v2 मान लेता हूँ, है ना। तो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं बच्चों, या तो तुम फॉर्मूला लगाओ या फिर इक्वेशन लगाओ। तो फॉर्मूला लगा के तो तुम इजीली कर लोगे, मैं इक्वेशन बना के बताता हूँ। सो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू 2, इसका तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, m इंटू वी1 प्लस 2m इंटू वी2, तो m से m कट गया, तो v1 प्लस 2v2 हो जाएगा 2 के बराबर। ये इक्वेशन बना गई। अब मैं e की इक्वेशन लिखूंगा। e की इक्वेशन होती है v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। अरे e का फॉर्मूला पता होना चाहिए हेड ऑन कोलिजन के लिए, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2 होता है। ये होता है u1 u2 v1 v2। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है हाफ, हाफ इज इक्वल टू v2 माइनस वी1 अपॉन u1 कितना है 2, u2 कितना है 0, ठीक है क्या। तो v2 माइनस वी1, 2 से 2 गया, v2 माइनस वी1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन 2। एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो ना। तो v1 v1 खत्म, तो 3v2 आ गया 3, तो v2 आ गया 1, v2 आ गया 1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जाओ इक्वेशन, इसमें आ जाओ इक्वेशन 2 में। तो 1 माइनस वी1 इक्वल टू 1, तो v1 0 आ गया क्या। मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 0,1 इज द फाइनल आंसर। यार ये सब सिंपल सवाल है क्या, सब तो सिंपल सवाल है। इसमें देख लो तुम क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं एक बार, ठीक है बच्चों। चलिए चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, टू ऑब्जेक्ट respectively are connected to the two ends of the rigid rod। हलवा सवाल है क्या, अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने। एक रॉड है ना, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, इसको 10 kg ले लो एंड इसको 20 kg ले लो, आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द डिस्टेंस 10 मीटर, नेग्लिजिबल मास, इसका कोई मास नहीं है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 kg मास। तो यहाँ से R1 चाहिए, तो R1 का फॉर्मूला होता है बच्चों m2d अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 कितना है 20, 20 इंटू डिस्टेंस कितनी है 10 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 30। सही है क्या, टक टक टक, कितना आ गया 20/3 क्या। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल देखो, 3 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल, ठीक है 2 मीटर। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो देखो जरा भाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,0। भाई x तो 2 है इसका, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका x 0 है लेकिन y 2 है, तो 0,2, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान सवाल है, कैसे करेंगे, एक्स सी एम कैसे निकालूंगा, m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसे ऐसे करके डिवाइड बाय टोटल मास।
तो इसका मास है m, तो m इंटू 2 प्लस इसका है m इंटू 0, इसका भी m इंटू 0 अपॉन 3m। खट 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 2/3 आ गया। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 2/3 आ गया। वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूंगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सो m, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है अपॉन 3m। तो ये भी फिर से 2/3 आ गया क्या। तो x कोऑर्डिनेट भी 2/3 है, y कोऑर्डिनेट भी 2/3 है, तो 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप आ जाएगा आंसर। ठीक है क्या। अगले सवाल की तरफ देखो। अ बुलेट ऑफ मास m हिट्स अ ब्लॉक ऑफ कैपिटल आर्म इलास्टिकली, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। ओहो, थोड़ी देर पहले अपने एक चीज बताई थी कि भाई देखो क्या क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, अब अगर दोनों का मास इक्वल होगा, मान लो ये m है ये भी m है, ये 0 से जा रहा है ना, ये u से जा रहा है, ये रेस्ट पर है, तो क्या होगा, फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये u से जाने लगेगा क्या। तो जब दोनों का मास इक्वल होगा तभी तो इसने अपनी सारी एनर्जी इसको दे दी, 100% ट्रांसफर हो गया। ठीक है क्या, बोलो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो 100% एनर्जी तभी जाएगी जब दोनों का मास इक्वल होगा। ठीक है, और ये रेस्ट पर होना चाहिए, तब 100% मास, सारी एनर्जी इसके पास चली जाएगी, है ना। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। द बॉडी ए, इसका मास सेम ले लो, तो m है ये v1 से जा रहा है और जो दूसरा है वो रेस्ट पर है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, अब ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा क्या, और फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। तो मैं मोमेंटम तो कंजर्व करूंगा ना, तो m v1 प्लस 0, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2m v2। तो यहां से मुझे दिख रहा है, खट खट कट गया, तो v1 इज इक्वल टू 2v2, तो v1 बाय v2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखो। अ बॉडी ऑफ 4m मूविंग विथ स्पीड u, है ना, 4m है, इसकी स्पीड है u, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 2m एट रेस्ट, तो ये 2m रेस्ट पर है। कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक, तो अब सबसे आसान है, इलास्टिक कोलिजन है। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, तो ए की जो मेरे को फाइनल स्पीड मिल गई तो काम हो जाएगा मेरा। ए की फाइनल स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, v1 का फॉर्मूला होता है बच्चों m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अब देखो जरा, v1 चाहिए मेरे को ना, क्योंकि इसकी फाइनल एनर्जी आ जाएगी तो मैं कर सकता हूं सॉल्व। तो m1 माइनस m2 यानी कि 4m माइनस 2m यानी कि 2m अपॉन 6m, और इनिशियल स्पीड है u प्लस u2 तो 0 है, अरे यही तो u2 है, तो ये 0 है, तो मेरी फाइनल स्पीड आ गई बच्चों u/3। मतलब a की फाइनल स्पीड आएगी u/3 आगे की तरफ। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए केवल a की बात कर रहा है ये, तो इनिशियल एनर्जी क्या है a की, हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर, कितना आएगा 2m इंटू यू स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, देखो इस बार a की जो स्पीड है वो u/3 है, तो हाफ इंटू 4m इंटू u/3 का स्क्वायर आएगा ना। ठीक है क्या, तो ये आ जाएगा अपना 2m u स्क्वायर बाय 9। ठीक है, तो एनर्जी लॉस्ट, कितनी एनर्जी लॉस हो गई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इतनी एनर्जी लॉस हो गई। तो ये आ जाएगा 2mu स्क्वायर को कॉमन ले लो,
8/9 टाइम्स 2 mu²। इतनी एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? तो लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो लॉस डिवाइड बाय इनिशियल करोगे तो क्या आएगा? 8/9 आएगा क्या? तो आंसर हो जाएगा बच्चों 8/9। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग 4m। ठीक है, तो एक m है, ये कोलाइड कर रहा है दूसरे पार्टिकल से जिसका मास है 4m, ये रेस्ट पर है। ठीक है, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, तो ये रुक जाता है फाइनली, और 4m वाला जाएगा आगे। ठीक है, इसकी स्पीड उन्होंने v दी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी को v1 मान लेता हूं। e पूछा है ना, तो मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। तो mv, इसका मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम 0, इसका कितना हो जाएगा 4mv1। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी v/4। अब तुम मुझे बताओ कि e की वैल्यू क्या होती है? e होता है v2 माइनस v1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? v1 माइनस 0, यानी कि v/4। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? v है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाएगा बच्चों 1/4। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो बच्चों, ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक ऑफ मास m है जो कि v स्पीड से जा रहा है, कोलाइड्स इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन है ध्यान रखना, विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास m विच इज इनिशियली एट रेस्ट, तो ये रेस्ट पर है। ओके, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू द इनिशियल वेलोसिटी, सो ये इनिशियल डायरेक्शन है, तो ये थीटा से जाएगा, है ना, ये वाला थीटा पे जाएगा। एंड हैज ए वेलोसिटी v/3, इसकी वेलोसिटी है v/3। तो जो दूसरा ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये कैपिटल M की वेलोसिटी क्या होगी? तो ये v1 पूछा है यार, आसान सवाल है, बताओ कैसे करो। सबसे आसान तरीका एनर्जी कंजर्व कर दो, इलास्टिक कोलिजन है, अगर ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होता ना बहुत हालत खराब हो जाती। तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², इसकी एनर्जी 0, इसकी कितनी हो जाएगी? हाफ m इंटू v/3 का स्क्वायर प्लस हाफ mv1²। तो हाफ m सारे उड़ा दो यार, एक काम करो, हाफ m हाफ m हाफ m हाफ m, कट कट कट, तो v² इज इक्वल टू v²/9 प्लस v1², तो v1² आ गया बच्चों 8v²/9, तो v1 आ जाएगा, अंडर रूट ले लो, तो 2√2v/3, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। भर भर के सवाल थे भाई, भर भर के सवाल थे। ये सवाल करने के बाद कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। तुमको क्या करना है, नोट्स रिवाइज करो, ये सवाल कर लो खुद से, उसमें तुम्हारा नीट का ऑलमोस्ट सारा तैयारी हो जाएगा। 35 सवाल कोई मजाक नहीं होता, 34 सवाल। ठीक है बच्चों, तो इतने सवाल कर लिए अपन ने, भर भर के प्रैक्टिस की है, मैंने खुद से भी डालने इसमें सवाल। ठीक है बच्चों, तो अगले बार मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।